हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए भाई, तो क्लास 12 केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। 3 चैप्टर बहुत अच्छे से हुए और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है उन 3 चैप्टर्स में, है ना। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं चौथे चैप्टर पे, जो कि है आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना। ओके। चलिए सपोज मान लीजिए आगे जाके आप केमिस्ट बन गए और आप शायद किसी गल्फ कंट्री में चले गए जहां पे पेट्रोकेमिकल में काम कर रहे हो, या फिर इधर क्रिप्को में आपका जॉब लग गया जहां पे आपको फर्टिलाइजर बनाना है। राइट। तो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होना है ना, उसमें 3 सवालों का जवाब देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। सबसे पहला सवाल तो ये है भाई कि कोई भी 2 रिएजेंट आपने लिए, उन 2 रिएजेंट के बीच में अगर आपने केमिकल रिएक्शन करवाया, है ना, तो क्या आपको रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला तो ये जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, चलो भाई रिएक्शन हो भी रहा है तो वो रिएक्शन होने से कितना प्रोडक्ट मिलेगा, दैट्स द सेकंड क्वेश्चन जो आपको आंसर देना है। और तीसरा सवाल कि रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा भाई। राइट। तो ये 3 में से जो पहले 2 सवाल थे, कौन से सवाल थे बच्चों। तो पहला सवाल मेरा ये था कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन you need to answer three questions. First question, whether reaction is possible. The first is whether the reaction is feasible or not. तुमने 2 रिएजेंट मिक्स तो करा लिए भाई, पर क्या है वो 2 रिएक्शन को मिक्स कराने से रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इसका आंसर आप करके आए ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में। मुझे पता है कि आपको पता है ये चीज, राइट। यस, तो इसका आंसर है भाई थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ था उसमें आपने पढ़ा था कि अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो रिएक्शन फिजिबल होगा, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 नहीं है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, है कि नहीं। ठीक है ना। ओके, चलो तो भाई पहले सवाल का जवाब तो थर्मोडायनेमिक्स ने दे दिया। दूसरी बात करते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड मतलब अगर रिएक्शन हो रहा है भाई तो कितने हद तक रिएक्शन होगा, मतलब आपका प्रोडक्ट कितना मिलेगा। हाँ भाई, इसका जवाब भी आप दे चुके हो किसके अंदर, इक्विलिब्रियम में, राइट। तो इसका आंसर दे देगा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका जवाब कौन देगा भाई आपको, इसका जवाब देगा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है कि नहीं। ओके, और तीसरा सवाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से व्हाट टाइम will the reaction take, what time will the reaction take by, रिएक्शन कितना टाइम लेगा। अभी इसका जवाब आपको अभी तक के केमिस्ट्री में मिला नहीं है, और इसका ही जवाब जो है ना वो है केमिकल काइनेटिक्स। क्या है भाई इसके अंदर, आपको ये जानना है कि रिएक्शन का स्पीड कितना रहेगा, रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ये सारी चीजों का जवाब आपको यहां पे मिलने वाला है, किसमें भाई, केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, क्योंकि भाई थर्मोडायनेमिक्स से अगर आप बात करो ना तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो ऐसा है कि डायमंड जो है ना वो अगर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हुआ, ओके, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है ना वो नेगेटिव है। मतलब डायमंड जो है वो अपने आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ भाई, तो डायमंड इतना एक्सपेंसिव क्यों है। तो एक्चुअली में ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल तो है, बट ये रिएक्शन जो है ना वो एक्सट्रीमली स्लो है। कैसा ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है भाई वो कैसा है, एक्सट्रीमली स्लो। ये रिएक्शन जो है वो इतना स्लो है कि दैट इज व्हाई वी कंसीडर डायमंड्स आर फॉरएवर। डायमंड्स आर फॉरएवर। हाँ, बट अगर मान लो कि अभी लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद नई लाइफ इवॉल्व हुई अर्थ के ऊपर, तो पॉसिबल है कि बहुत सारा जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो चुका हो। बट ये तो तब की बात है, ऐसा कुछ मास एक्सटिंक्शन हो तब की ये बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, सिमिलरली अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करो ना बच्चों, तो एटमॉस्फेयर में तो देयर इज लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। यही तो है एटमॉस्फेयर में, है ना। नाउ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड NO, बराबर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड NO, बराबर। बट ये रिएक्शन जो है ना वो भी एक्सट्रीमली स्लो है भाई। अगर ये रिएक्शन फास्ट होता तो हम सब स्लो हो जाते हैं ना, क्योंकि हमको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं, पूरा नाइट्रोजन तो कंबाइन हो रहा था ऑक्सीजन के साथ, है ना। बट जब बिजली होती है ना, जब थंडरस्टॉर्म होता है तो इतना एनर्जी मिलता है और ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल हो जाता है तब। ओके, बट दैट इज द केस ऑफ अ थंडरस्टॉर्म ओनली, अदरवाइज दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी स्लो। इसी तरह से आपने खाना बनाया है, राइट, खाना बना के आपने रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इतना जल्दी थोड़ी बिगड़ जाता है वो, 5, 7, 10 घंटे तक वो टिका रहता है। मतलब उसके अंदर भी जो रिएक्शन हो रहा है ना वो कैसा रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है।
राइट। तो इसी तरह से बच्चों आप पूरे केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, उसको आप 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें पहला टाइप है बच्चों आपका वेरी फास्ट रिएक्शन। राइट, वेरी फास्ट में आप एग्जांपल ले लो बच्चों, जैसे ये आपने HCl के अंदर NaOH डाला, तुरंत ही रिएक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट NaCl एंड H2O। दैट इज एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। और इसको आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि दिस रिएक्शंस आर आल्सो प्रेसिपिटेशन काइंड ऑफ रिएक्शन, है ना। आप दो रिएजन को मिक्स करो, प्रेसिपिटेट तो आपके पलक झपकते बन जाते हैं, तो दे आर एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। नाउ देयर आर सम रिएक्शन व्हिच आर एक्सट्रीमली स्लो। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, डायमंड से ग्रेफाइट, फॉर्मेशन ऑफ NO इन एटमोस्फियर, दे आर एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, है ना। बट तीसरे टाइप का जो रिएक्शन है ना, दे आर मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेटली फास्ट यू कैन से। दिस रिएक्शन आर मॉडरेटली फास्ट। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम ये सीखेंगे कि रिएक्शन का स्पीड कितना है, उसको टाइम कितना लगेगा, बट दैट वी विल ओनली लर्न फॉर द मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन, बिकॉज इन दोनों को पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही फास्ट है और ये डेटा कैसा है, बहुत ही स्लो है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के सबसे पहले टर्म से, एंड दैट टर्म इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इतना याद रख लो बच्चों, पूरे केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है ना, वो केमिकल काइनेटिक्स है, इजीएस्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। जहां पे आपको मैं कहूंगा कि डिफिकल्टी स्केल के ऊपर ये चैप्टर मेरे लिए ना 1 आउट ऑफ 10 है, इतना सिंपल ये चैप्टर है। ओके, तो मेरी कोशिश है कि इसी लेक्चर के अंदर आपको थियरी पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। लेट्स सी कितना हो सकता है। चलिए, तो रेट समझते हैं बच्चों। रेट का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली रेट का मतलब होता है आपका चेंज बाय टाइम। क्या होता है? रेट का मतलब होता है चेंज बाय टाइम। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है भाई, जब रिएक्शन हो रहा है तो चेंज क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज। तो रेट का मतलब हो जाएगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो रेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि रेट इज इक्वल टू डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन of reactants with time, or you can say per unit time, or you can also write increase in concentration of product. You can write this as increase in concentration of product per unit time। चलिए बच्चों, मान लीजिए तो ऐसा है, केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। वी आर नॉट स्पेसिफाइंग रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग, राइट। चलिए, तो एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करें बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। ओके, चलिए, तो रिएजेंट स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, लेट्स से द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज R0, और टाइम जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएजेंट का क्या होने वाला है भाई, डिक्रीज होने वाला है, आगे ना। ओके, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप यही ग्राफ प्रोडक्ट के लिए बनाओ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो इनिशियली प्रोडक्ट तो बहुत ही कम होगा, और यू कैन से जीरो नेग्लिजिबली। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, एंड दिस विल इंक्रीज विद टाइम लाइक दिस, ठीक है ना। ओके, चलिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस टू टाइम इंटरवल T1 and T2. So at time T1 the concentration of reagent, let's say it is R1, and at time T2 concentration of the reagent is R2. Okay, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो यहां पे आपका रेट का मतलब क्या हो जाएगा? रेट का मतलब हो जाएगा चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट डेल्टा R by डेल्टा T, राइट। तो दिस वैल्यू इज डेल्टा R, राइट, एंड दिस वैल्यू इज डेल्टा T। ये क्या है भाई? आपका डेल्टा T है, और ये क्या है? आपका डेल्टा आर है। अब आप देखोगे ना बच्चों, डेल्टा आर आपका नेगेटिव आएगा। डेल्टा आर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज R2 माइनस R1, बट R2 का वैल्यू छोटा हो जाएगा ना, तो दैट इज वाई डेल्टा आर इज नेगेटिव। तो उस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए हम आगे क्या रखते हैं? माइनस साइन रखते हैं। नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए आगे माइनस साइन रखेंगे। चलिए बच्चों, वही दो टाइम इंटरवल अगर प्रोडक्ट में है, तो T1 टाइम पे प्रोडक्ट है P1 और T2 टाइम पे प्रोडक्ट है P2। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन में इतना चेंज आया है, टाइम इतना है। दिस इज द चेंज ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा P, दिस इज डेल्टा टाइम। ओके, तो अगर आपको यही फॉर्मूला प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब कॉन्सेंट्रेशन का आप स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हो, तो यू कैन पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो, राइट। तो ये हो गया बच्चों वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाई चेंज ऑफ टाइम। अब कई बार ये होता है कि यू वांट टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट। ये जो है ना बच्चों, वो आपका एवरेज रेट है। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो ये सब आप फिजिक्स में करके आए हो, हाँ, कुछ नया नहीं है ये।
तो अगर आपको बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, आपको टाइम इंटरवल कैसा ले लेना है, नियरली 0 ले लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप आर इंस्टेंटेनियस फाइंड करोगे, आप क्या करोगे बच्चों, यू विल टेक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, राइट। तो आपको पता ही होगा, आप 12th में हो अभी, तो ये आपका हो जाएगा डेरिवेशन, दैट इज माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो डीपी बाई डी, राइट। ओके, और ग्राफ के ऊपर से ये कैसे मिलेगा भाई, तो ग्राफ के ऊपर से ये आपको मिल जाएगा, सपोज ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है, राइट, और ये आपका ग्राफ है रिएजेंट का, और आपको इस टाइम के ऊपर अगर इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो इस टाइम को ले जरा पॉइंट ऊपर ले जाओ, ठीक है। ओके, उसको आप क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, ये टेंजेंट का स्लोप आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन देगा, राइट। ओके, तो दिस इज द टेंजेंट and you can write slope of tangent gives r इंस्टेंटेनियस। अगर रिएजेंट का ग्राफ है तो फिर आपको माइनस साइन भी रखना पड़ेगा, आगे प्रोडक्ट के ग्राफ में आपको माइनस साइन रखने का काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये देखते हैं कि किस तरह से अगर आपको कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है तो इसके लिए रेट आपको कैसे लिखना है, लेट्स सी दैट। चलिए, तो अगर आपको ऐसा कोई बैलेंस इक्वेशन दिया है भाई, a मोल ऑफ a प्लस b मोल ऑफ b विल गिव यू c मोल ऑफ c प्लस d मोल ऑफ d, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, ओके। तो अगर इसके लिए आपको रेट लिखना है तो कैसे लिखोगे, चलिए बच्चों, तो रेट इज इक्वल टू, रिएजेंट के फॉर्म में मुझे लिखना है तो माइनस साइन आएगा, तो मैं लिखता हूं माइनस डेल्टा a बाई डेल्टा टी। अगर मुझे a के फॉर्म में लिखना है तो दैट इज इक्वल टू, अगर मुझे b के फॉर्म में लिखना है, अभी मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं लिखूंगा इसमें आगे, दैट इज डेल्टा b बाई डेल्टा टी। अगर मुझे C के फॉर्म में लिखना है, C प्रोडक्ट है तो माइनस साइन नहीं आएगा, दैट इज माइनस चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाई चेंज ऑफ टाइम। और D के फॉर्म में लिखना है तो सॉरी, D के फॉर्म में लिखना है तो वो भी प्रोडक्ट है, माइनस साइन नहीं आएगा, डेल्टा D बाई डेल्टा D। तो अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या करेंगे भाई, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ना, उसको आपको क्या करना है, अपने इंडिविजुअल टर्म के साथ डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे भाई, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अपने इंडिविजुअल टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे नीचे, है ना। ऐसा क्यों, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूं कि ऐसा क्यों होने वाला है वो। तो अगर आप ये रिएक्शन लिखोगे बच्चों, 2NO2 प्लस O2, राइट, विल गिव यू N2O3 राइट। सपोज आपने ये रिएक्शन लिखा है, अगर आप इस रिएक्शन का बच्चों रेट लिखो, राइट, तो आप अपने इस लॉजिक के हिसाब से क्या लिखोगे, रिएजेंट के लिए होगा आपका माइनस चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाई चेंज ऑफ टाइम, और O2 के लिए आप लिखोगे माइनस चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई चेंज ऑफ टाइम। अब सिंपल सा लॉजिक सोचो बच्चों, अगर इसका 2 मोल यूज होगा ना तो इसका सामने 1 ही मोल यूज होगा, हाँ क्या ना, राइट। अगर इसका 2 मोल यूज होगा तो इसका 1 ही मोल यूज होगा, मतलब इसका जो चेंज होने का रेट है ना वो बहुत जल्दी जल्दी होगा, राइट, क्योंकि इसमें इसके कंपेयर में ये वाला डबल डबल चेंज होने वाला है, राइट। तो वो डबल को कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना उसे नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो NO2 का 2 है आगे, तो उसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे आगे 1 ही है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे। इट इज क्वाइट सिंपल थिंग, राइट। तो अपने आप क्या हो जाएगा, देखो अगर आप खाली इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो ये 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो अपने आप क्या हो गया बच्चों, इसका जो चेंज होने का रेट है ना वो इसके कंपेयर में कैसा हो गया, 2 मल्टीप्लाई मतलब डबल हो गया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। चलिए, तो मैं आगे आपको एक दो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल बताता हूं इसके अंदर। अभी हम यहाँ पे कोई सॉल्व एग्जांपल नहीं करेंगे, बट टेक्स्ट बुक में कुछ 2-3 इक्वेशन दिए हुए हैं, ऐसे स्टोइकियोमेट्री से जुड़े हुए ऐसे इक्वेशन मैं आपको बता देता हूं, राइट। चलिए देखिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन दिया है, 2HI will give you H2 and I2, राइट। फिर एक और इक्वेशन आपको दिया गया है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस will give you 3Br2 प्लस 3H2। चलो ठीक है, ओके। तो इसके लिए आप मैं रेट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते क्या आएगा, देखिए चलिए। तो अगर मुझे पहले इस इक्वेशन के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, रेट इज इक्वल टू, HI मेरा रिएजेंट है तो मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा लिखो या डी लिखो, दैट इज अप टू यू, ओके,
I2 प्रोडक्ट है तो इक्वल टू साइन है, हाँ, बीच में ध्यान रखना, आप किसी भी एक टर्म के फॉर्म में लिख सकते हो। I2 आपका प्रोडक्ट है तो आप क्या लिखोगे बच्चों, dI2 बाई dt, और H2 भी आपका प्रोडक्ट है तो आप क्या लिखोगे, dH2 बाई dt। चलिए अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है तो यहां पे डिवाइड करने का काम नहीं है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस इक्वेशन। चलिए इसके लिए अगर आपको लिखना है रेट तो आप क्या करोगे बच्चों, बहुत सिंपल है। चले तो रेट इज इक्वल टू, अगर बी आर के टर्म में लिखना है तो बी आर का कोएफिशिएंट 5 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/5, क्या करेंगे भाई यहाँ पे हम 1/5, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे डी ऑफ बी आर माइनस बाई डी टी। अगर बी आर O3 के लिए लिखना है तो वहां पे इक्वल टू साइन कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस डी ऑफ बी आर O3 माइनस बाई डी टी, राइट। अगर H प्लस के फॉर्म में लिखना है, H प्लस भी आपका रिएक्टेंट है, माइनस साइन लगाओगे डी एच प्लस बाई डी टी, और आगे क्या है भाई उसके 6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/6 करेंगे। चलो यही आपको अगर बी आर टू के फॉर्म में लिखना है, बी आर टू प्रोडक्ट है, माइनस साइन को उड़ा दो तो सीधा लिखेंगे डी बी आर टू बाई डी टी, ओके, और उसका कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3। अगर वाटर के फॉर्म में लिखना है क्या करोगे भाई, डी एच टू ओ बाई डी टी, प्रोडक्ट है इसलिए माइनस साइन नहीं रखा है, आगे 3 है, क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए भी 1/3, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप रिएक्शन का रेट इक्वेशन से लिख सकते हो। अब जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपको डेटा दिया होगा और डेटा में आपको अलग अलग टाइम पे रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन दिए होंगे और आपको इस चेंज को सॉल्व करके आंसर लाना रहेगा, जो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है या रिएक्शन का जो स्पीड है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके चलिए, ओके तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों वो डिपेंड करता है मेनली 4 फैक्टर के ऊपर। उसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। क्या पहला फैक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट। दूसरा फैक्टर रहेगा बच्चों आपका टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। इन दो के ऊपर ही पूरा चैप्टर है ना। तीसरा फैक्टर है बच्चों प्रेशर। प्रेशर खाली इंपॉर्टेंट होगा इन द केस ऑफ द गैसियस सिस्टम। और चौथा है कैटालिस्ट। तो इन 4 फैक्टर के ऊपर आपका रिएक्शन का रेट डिपेंडेंट रहता है। ओके सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट। ओके, डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट। ओके चलिए बच्चों, तो सपोज मान लीजिए कि आपका कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा दिया हुआ है कि A प्लस बी, राइट, A प्लस बी जो है वो रिएक्शन करके आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है C प्लस डी, व्हाटएवर इट इज, राइट, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है, इसका C है और इसका D है। इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, राइट। अब इस रिएक्शन का जो रेट है बच्चों, ये रेट डिपेंड करेगा रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, राइट। कौन कौन है रिएजेंट, तो एक A है और एक B है। तो रेट डिपेंड करेगा बच्चों रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और उस कॉन्सेंट्रेशन का कुछ पर्टिकुलर पावर होगा। लेट्स से दिस इज x पावर, दिस इज y पावर, एंड यू कैन सी दिस आर x एंड y, एंड जरूरी नहीं है कि ये जो पावर है वो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने ही हो, क्योंकि ये जो भी आपका रेट का इक्वेशन बनाना इसे कहते हैं बच्चों रेट इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, रेट इक्वेशन कहते हैं, राइट। और ये जो रेट इक्वेशन है ना वो खाली और खाली एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है। तो ये जो ऊपर पावर है ना वो खाली एक्सपेरिमेंटल है, वो आप एक्सपेरिमेंट से ही डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो ये जो बनाना बच्चों इसे हम कहते हैं रेट इक्वेशन। सो रेट इक्वेशन क्या करेगा बच्चों, रेट इक्वेशन रिलेट करेगा, इट इज अ रिलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन with some power of concentration of reagent, some power of concentration of reagent। चलिए यहां पे अभी पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन रखेंगे, ठीक है ना। ओके राइट, तो रेट इक्वेशन में आप क्या रिलेट करोगे भाई, रेट इक्वेशन में आप रिलेट करोगे रेट ऑफ रिएक्शन और साथ में जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका कुछ पावर, और वो पावर खाली और खाली कहां से मिलेगा बच्चों, एक्सपेरिमेंट से। दिस थिंग इज एक्सपेरिमेंटल। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये कहां से आया है, कहां से आया, भाई ये कहीं से नहीं आया है, आपको एग्जाम ऑलरेडी दिया होगा, बिकॉज दिस इज द एक्सपेरिमेंटल थिंग।
ओके चलिए अब इस रेट इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ओके तो आपने ऐसा लिखा ना, रेट इज प्रोपोर्शनल की जगह आप कांस्टेंट रख दो बच्चों, के इंटू ए पावर एक्स एंड बी पावर वाई। ओके चलिए अब ये जो आपने कांस्टेंट रखा ना के, इसे कहते हैं बच्चों रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, राइट। चलिए व्हाट इज दिस पावर एक्स एंड वाई? तो ये जो पावर है ना बच्चों एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई पावर को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये जो आपका रिएक्शन है वो ए के रिस्पेक्ट में एक्स ऑर्डर का है, बी के रिस्पेक्ट में वाई ऑर्डर का है, और इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? दैट इज एन, दैट इज एक्स प्लस वाई। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा, राइट। ओके चलिए अब थोड़ा सा एक दो एग्जांपल लेते हैं इसका और समझते हैं आगे इसको। चलिए ओके तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा था ना, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। ठीक है, अभी आपका टेक्स्ट बुक का एक दो एग्जांपल देखते हैं। चलिए क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, देखे फटाफट। तो जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ओके वो कुछ ऐसा एग्जांपल है कि फॉर दिस रिएक्शन 2NO गैस प्लस O2 गैस विल गिव यू 2NO2 गैस। चलिए और इसका जो रेट इक्वेशन है बच्चों, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, चलिए रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन एज KNO2 का स्क्वायर NO2 का पावर 1। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, क्योंकि NO2 का स्क्वायर पावर लगा है ना, तो इट इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2। ओके चलिए O2 का 1 पावर है, मतलब दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2, राइट। और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना है बच्चों? इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो है वो है आपका, दोनों पावर को प्लस कर दो, दैट इज 3। चलिए ओके अब ये रेट कांस्टेंट के जो है ना उसका यूनिट क्या होगा समझ लीजिए बच्चों। तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा बच्चों इसका, मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन, एन क्या है भाई? आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, इनटू यूनिट ऑफ टाइम का इनवर्स, जहां पे सेकंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, आवर इनवर्स हो सकता है, राइट। तो जो आपका के का यूनिट बनेगा ना बच्चों, ये होगा आपका मोल पर लीटर रेस टू -1 और साथ में कोई भी टाइम का यूनिट इनवर्स में। ओके दैट इज मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। इसको दिमाग में अच्छे से डाल लेना, यूनिट ऑफ के, बिकॉज कई बार एग्जाम में खाली के दिया होता है और ये पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके तो आप सीधा इस इक्वेशन से डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। जैसे कि मान लो आपको ऐसा दिया है भाई कि के इज इक्वल टू 0.139 सेकंड इनवर्स, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मोल पर लीटर वाला टर्म ही नहीं है, तो ये मोल पर लीटर वाला टर्म कब गायब हो जाएगा? जब ये एन का वैल्यू 1 हो, बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0, मतलब ये टर्म ही निकल जाएगा, राइट। इसका मतलब ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अगर मान लो बच्चा आपको के का वैल्यू ऐसा दिख रहा है, के इज इक्वल टू 2.81, ओके मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मोल रेस टू -2 लीटर रेस टू 2 सेकंड इनवर्स। चलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? तो जैसे मैं देख पा रहा हूं मोल का -2 पावर है, तो ये जो मोल है उसका -2 पावर है। भाई -2 पावर कब आएगा? जब ये n कितना हो? 3 हो, बिकॉज 1 माइनस 3 इज -2, 1 माइनस 3 इज -2, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर है आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखना है बच्चों, जो रेट इक्वेशन आपका बनने वाला है, राइट, वो खाली और खाली एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा एक्स और वाई का पावर क्या है। वो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को नोट करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर आपका इक्वेशन है उसमें पावर कितने आने वाले हैं, राइट। तो थियोरेटिकल कोई मेथड नहीं है उसको डिसाइड करने का। एंड वंस यू गेट दिस रेट लॉ, उसके बाद आप इस तरह से सारा डेटा उसमें से निकाल सकते हो। क्लियर? इतना आपको समझ आ गया? इतना ओके चलिए बच्चों, अब कुछ ऐसे रिएक्शन है जो भाई एक ही स्टेप में हो जाते हैं, राइट। तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाते हैं उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ओके। और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा रिएजेंट इन्वॉल्व हो,
तो सारे रिएजेंट एक साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, बट पहले कुछ रिएजेंट रिएक्ट करके कुछ इंटरमीडिएट बनाएंगे, वो आगे रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाएगा, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन चलेगा, जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा उसे कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। राइट, एंड आई होप कि मुझे उसको लिखने का काम नहीं, आप समझ चुके हो। राइट, एलिमेंट्री मतलब एक स्टेप वाले रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा स्टेप वाले रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अबाउट द मोलिकुलरिटी। तो इट इज बिलीव दैट कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएजेंट मोलिक्यूल के बीच में टक्कर हुई और फिर केमिकल रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनेगा। राइट, तो भाई मोलिकुलरिटी का मतलब भी ये है कि प्रोडक्ट बनने के लिए कितने रिएजेंट मोलिक्यूल साइमल्टेनियसली कराइड करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, सो मोलिकुलरिटी का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ reactant molecules, number of reactant molecules collide simultaneously to give product। right, चलिए अगर मान लीजिए बच्चों देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन प्रोसेस, जैसे कि डीकंपोजिशन ऑफ NH4NO3। Right, so when the decomposition of NH4NO3 take place, it will give you N2 plus 2H2O। okay, अब यहां पे देखो भाई, तो यहां पे ये रिएक्शन जो है ना उसका मोलिकुलरिटी 1 है। That means it is called as unimolecular reaction। Why? Because यहाँ पे एक ही तो रिएजेंट मोलिक्यूल है भाई, यहाँ पे एक ही रिएजेंट मोलिक्यूल है पूरा NH4NO3 और उसका ही टुकड़ा हो रहा है, किसी और के साथ तो टकरा नहीं रहा है ये। राइट, मतलब एक ही रिएजेंट मोलिक्यूल डीकंपोज होकर दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे एक ही रिएजेंट मोलिक्यूल रिएक्शन के अंदर है, तो इसे कहेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगर ऐसा रिएक्शन है बच्चों H2 plus I2 will give you 2HI। राइट, तो यहाँ पे एक H2 मोलिक्यूल है और एक I2 मोलिक्यूल है, चलो यहाँ पे दोनों के बीच में टक्कर होगा और क्या बनना है भाई, आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे दो मोलिक्यूल के बीच में टक्कर हो रहा है, तो इसका मोलिकुलरिटी कितना है भाई, 2 है। कितना है इसका, मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 2, और इट इज कॉल्ड एज बायमोलिकुलर रिएक्शन। क्या कहेंगे भाई, इसे कहेंगे हम बायमोलिकुलर रिएक्शन। राइट, चलिए ट्राई मोलिकुलर का भी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। चलिए 2NO2 प्लस O2, राइट, विल गिव यू 2NO3। ठीक है, अब यहां पे बच्चों दो मोलिक्यूल NO2 का है और एक मोलिक्यूल O2 का है, ये तीनों जब साथ में टक्कर करेंगे ना तब जाके ये प्रोडक्ट बनने वाला है, तो यहां पे इसका मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइमोलिकुलर, एंड दिस ऑल रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस ऑल आर टेकिंग प्लेस ओनली इन वन स्टेप, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये सब तो एक ही स्टेप में होने वाले रिएक्शन है। ओके, नाउ व्हाट इफ योर रिएक्शन इज समवन लाइक दिस, अगर आपका ये रिएक्शन है कि भाई KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 विल गिव यू सम प्रोडक्ट ब्ला 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 वॉट एवर इट इज। तो अब यहां पे देखो बच्चों कितने रिएजेंट के मॉलिक्यूल है, तो एक KClO3 है, 6FeSO4 है और 3H2SO4 है, मतलब इन सब के मिला के 10 मॉलिक्यूल है। तो क्या यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल एक साथ में टक्कर करके प्रोडक्ट बनाएंगे? इज इट पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल। राइट, यहाँ पे दुनिया में दो लोगों को साथ में रखना इतना मुश्किल है, तो यहाँ पे 10-10 जने कैसे एक साथ में टक्कर करेंगे? सो इट इज इम्पॉसिबल। राइट, तो जनरली मोलिकुलरिटी मोर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड, क्योंकि 3 से ज्यादा एक साथ में टक्कर करके प्रोडक्ट बना ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो एक्चुअली में ऐसे जो रिएक्शन है ना, दे एक्चुअली टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप्स and that reactions are called as complex reaction। right, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बच्चों की molecularity more than 3 is not observed generally। molecularity more than 3 is not observed generally, and this reaction take place in more than 1 step, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, complex reaction कहेंगे। They are called as what? Complex reaction। They are called as complex reaction because they have to take place in more than 1 step। तो चलिए एक complex reaction को समझते हैं किस तरह से वो एक से ज्यादा स्टेप में होने वाला है। Okay, so let's take the example of decomposition of hydrogen peroxide, that is 2H2O2। I minus and alkaline medium चाहिए उसको, राइट, और वो डिकम्पोज होके बनाता है बच्चों 2H2O plus O2।
अब ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, बिकॉज इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है बच्चों, वहां पे दो में से एक H2O2 मॉलिक्यूल I माइनस से रिएक्ट करेगा, राइट, और एक H2O बन जाएगा और इंटरमीडिएट बनेगा IO माइनस। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट IO माइनस। एंड दिस रिएक्शन इज स्लो स्टेप, क्योंकि इंटरमीडिएट बनने में टाइम लगता है ना। एक बार इंटरमीडिएट बन गया ना, फिर ये इंटरमीडिएट जो है वो हाईली अनस्टेबल है, वो फटाफट दूसरे H2O2 के साथ जाके रिएक्ट करेगा। ये गया दूसरे H2O2 के पास, रिएक्ट करेगा कौन? ये IO माइनस, इंटरमीडिएट, राइट। चलिए एक और H2O मिला आपको, और क्या करेगा? ये IO माइनस जो है वो खुद अलग हो जाएगा I माइनस के फॉर्म में। इसका एक O था वो और इसका एक O है, वो दोनों जुड़ के बना देंगे O2। तो आपको ये तो वापस मिलना ही था, बिकॉज कैटालिस्ट था आपका I माइनस। ओके, एंड दिस स्टेप इज एक्चुअली फास्ट स्टेप। तो अब जब भी रिएक्शन बच्चों एक से ज्यादा स्टेप में होता है ना, तो रिएक्शन का ओवरऑल रेट डिसाइड करता है सबसे स्लोएस्ट स्टेप। मैं आपको बताता हूं क्यों, राइट। सो हियर द स्लोवेस्ट स्टेप विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। द स्लोवेस्ट स्टेप विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। क्योंकि ओवरऑल जो रिएक्शन है ना, अगर कोई भी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन के बहुत सारे स्टेप है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन कितना होगा, कितने टाइम में होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? जो स्टेप सबसे धीमा हो रहा है वो, बिकॉज फास्ट स्टेप तो वैसे भी हो जाने वाला है, राइट। तो धीमा स्टेप ही डिसाइड करता है ओवरऑल रिएक्शन का रेट कितना रहेगा वो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसके लिए अगर मुझे रेट लिखना है तो मैं खाली ध्यान दूंगा किसके ऊपर? स्लो स्टेप के ऊपर। तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के इंटू, चलिए स्लो स्टेप के रिएजेंट कौन है भाई? तो स्लो स्टेप के रिएजेंट है H2O2, और कौन है स्लो स्टेप का रिएजेंट है I माइनस, राइट। अब एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि इसके अंदर आपका दोनों का पावर कितना रहेगा? 1 1 ही रहने वाला है, राइट। तो इस तरह से जो स्लोवेस्ट स्टेप है ना बच्चों, वो स्लोवेस्ट स्टेप आपकी मदद करेगा रिएक्शन का रेट डिसाइड करने में। कौन सा स्टेप भाई? स्लोवेस्ट स्टेप। ओके, समझ गए। तो ऐसे आप आगे मैकेनिज्म के क्वेश्चन भी देखोगे जहां पे आपको ऐसे एक से ज्यादा स्टेप दिए होंगे और आपको ये बताना होगा ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या है वो। ओके, जब करना होगा तब वो देखेंगे। चलिए बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया, राइट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बारे में। सबसे पहला फैक्ट है कि जो ऑर्डर है ना, राइट, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और जीरो। बट जो मोलिकुलरिटी है ना, इट कैन ओनली बी पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा थोड़ी होता है भाई कि नेगेटिव मोलिक्यूल टक्कर मार के प्रोडक्ट बने या जीरो मोलिक्यूल टक्कर मार के प्रोडक्ट बने, तो प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है ना, राइट। चलिए बच्चों, दूसरी बात, कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, एलिमेंट्री, स्पेलिंग गड़बड़ आ गया, चलो, एलिमेंट्री जो रिएक्शन है, उन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपका ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी जो है ना वो सेम रहता है, राइट। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी कैसा रहेगा भाई? आपका सेम रहने वाला है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें स्लोवेस्ट स्टेप डिसाइड करेगा भाई कि ऑर्डर कितना है, राइट। तो तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप डिसाइड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एज वेल एज मोलिकुलरिटी भी आप कह ही सकते हो। क्लियर आपको इतना, राइट। चलिए बच्चों, तो यहां पे आपका इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है, राइट। तो हमने इसमें समझा कि भाई रेट क्या होता है, रेट को कैसे लिखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं रेट किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, तो वहां पे रेट का लॉ बनेगा और वो लॉ खाली एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। फिर हमने देखा कि मोलिकुलरिटी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे वाले पार्ट में जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, चलिए तो मिलेंगे वापस अगले पार्ट में ही।